कहानी की शुरुआत एक बेहद घने और खौफनाक जंगल से होती है। एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर पागलों की तरह भाग रहा है। उसकी सांसें फूल रही हैं, चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है। उसे बस एक ही उम्मीद है कि शायद उसे इस मनहूस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन यह जंगल इतना घना और अजीब है कि यहाँ से बाहर जाने का कोई नामो निशान तक नहीं दिख रहा। वह आदमी ढलते हुए सूरज को देखता है और अपनी रफ्तार और तेज कर देता है। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक पुराना बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर साफ साफ लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी इस बिंदु के बाद कोई वापसी नहीं। उस बोर्ड पर 108 नंबर भी लिखा हुआ था। यह देखकर वह आदमी अंदर तक दहल जाता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, जंगल का अंधेरा और भी ज्यादा गहरा होने लगता है। पूरे माहौल में एक अजीब सी खामोशी और खौफ फैल जाता है। तभी अचानक मानो किसी अदृश्य खतरे को भांपकर जंगल के सारे परिंदे एक साथ चीखते हुए आसमान में उड़ जाते हैं। कई मील के सफर के बाद भी इस पूरे जंगल में उसे एक भी जंगली जानवर नहीं दिखा। आखिर इस जंगल में ऐसा क्या था जिससे खूंखार जानवर भी डरते थे? डर के मारे वह आदमी और तेजी से भागता है, लेकिन कई घंटों तक भटकने के बाद वह अचानक एक जगह आकर रुक जाता है। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उसके ठीक सामने वही 108 नंबर वाला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का बोर्ड फिर से खड़ा था। अब उसे समझ आ चुका था कि यह जंगल एक भूल भुलैया है जहां से निकलना नामुमकिन है। बचने की कोई उम्मीद न देख वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टहनी टूट जाती है और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। वह बुरी तरह जख्मी हो चुका था, हड्डियां टूट चुकी थीं। इससे पहले कि वह दर्द से बेहोश होता, अचानक जमीन कांपने लगती है। अंधेरे में से कुछ अजीब और खौफनाक गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं। उन आवाजों को सुनकर उसकी सांसें अटक जाती हैं और तभी कोई अनदेखी ताकत उसे अंधेरे में खींच कर ले जाती है। कौन था वो? क्या था वो? हमें नहीं पता। बस उस आदमी की रूह कंपा देने वाली दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे के ठीक 6 दिन बाद कहानी हमें एक शहर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमारी मुलाकात मीना नाम की एक लड़की से होती है, जो एक पेट शॉप में काम करती है। मीना की जिंदगी बहुत ही आम सी चल रही थी। एक दिन उसका बॉस उसे एक बेहद खास गोल्डन पैरेट शहर से बहुत दूर एक चिड़ियाघर में डिलीवर करने का काम सौंपता है। मीना बॉस की बात मानकर पैरेट को पिंजरे में रखती है, अपनी गाड़ी के नेविगेशन में लोकेशन सेट करती है और एक लंबे सफर पर निकल पड़ती है। शहर की भीड़भाड़ से दूर निकलते ही रास्ते में उसे एक बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर कई सारे लोगों की मिसिंग कंप्लेंट यानी गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लगी थीं। उस इलाके में न जाने कितने लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे, लेकिन मीना इस बात को नजरअंदाज कर देती है और आगे बढ़ती जाती है। सफर लंबा था, इसलिए मीना एक शॉर्टकट लेने का फैसला करती है और अपनी गाड़ी को एक घने जंगल के रास्ते पर मोड़ देती है। वह नहीं जानती थी कि यह वही शापित जंगल है जहां चंद दिन पहले एक इंसान की खौफनाक मौत हुई थी। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही मीना को कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपनी लोकेशन चेक करने के लिए फोन देखती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से गायब था। यहाँ तक कि गाड़ी का रेडियो भी अजीब सी आवाजें करने के बाद बंद हो जाता है। मीना घबराकर वापस लौटने का फैसला करती है, लेकिन अब सारे रास्ते एक जैसे लगने लगे थे। तभी अचानक उसकी गाड़ी भी झटके खाकर बंद हो जाती है। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और उसकी नजर सामने लगे एक बोर्ड पर पड़ती है, वही बोर्ड जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मीना को कुछ समझ नहीं आता। वह मदद की उम्मीद में पैरेट का पिंजरा हाथ में लेती है और थोड़ा आगे जाकर देखने लगती है। जब दूर दूर तक कोई नहीं मिलता तो वह वापस लौटती है, लेकिन यह क्या? जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी वहां अब कुछ भी नहीं था। उसकी गाड़ी जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। मीना के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि शायद वह रास्ता भूल गई है, क्योंकि जंगल का हर कोना एक जैसा ही डरावना और सुनसान दिख रहा था। अब जंगल में अंधेरा तेजी से फैलने लगा था, ठीक उसी तरह जैसे पहले उस आदमी के साथ हुआ था। अचानक सारे परिंदे खौफनाक आवाजें निकालते हुए पेड़ों से उड़ जाते हैं। जमीन के अंदर से एक अजीब सी कंपन होने लगती है। मीना को अब यकीन हो चुका था कि वह यहाँ अकेली नहीं है। उसे एहसास होता है कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। तभी दूर अंधेरे में उसे एक साया भागता हुआ नजर आता है। मदद की आस में मीना उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत भागती हुई दिखाई देती है। मीना चिल्लाकर उससे मदद मांगती है, लेकिन वह औरत रुकने के बजाय और तेजी से भागने लगती है। मीना भी जान बचाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है। भागते भागते मीना जंगल के बीचों बीच बनी एक अजीब सी जगह पर पहुंचती है। वहां एक बड़ा सा कंक्रीट का कमरा बना हुआ था। वह बूढ़ी औरत जल्दी से उस कमरे का दरवाजा खोलती है और मीना से चिल्लाकर कहती है, अगर अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से अंदर आ जाओ। मीना बिना एक पल सोचे दौड़कर अंदर घुस जाती है और दरवाजा जोर से लॉक कर दिया जाता है। अंदर का नजारा देखकर मीना हैरान रह जाती है। ये एक बेहद अजीब कमरा था, जिसकी एक पूरी दीवार पर एक विशाल शीशा यानी 2-वे मिरर लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के अलावा वहां 2 और लोग भी मौजूद थे। मीना की सांसें तेज चल रही थीं। वह घबराते हुए पूछती है कि यह सब क्या है? मैं कहां फंस गई हूं? बूढ़ी औरत उसे शांत करते हुए अपना नाम मैडलिन बताती है और बाकी 2 लोगों से मिलवाती है, एक जवान लड़की कियारा और एक लड़का जिसका नाम डेनियल था। मैडलिन बहुत ही सख्त लहजे में मीना से कहती है, अभी सवालों का वक्त नहीं है, जल्दी से आकर हमारे साथ इस शीशे के सामने चुपचाप खड़ी हो जाओ, क्योंकि वो लोग हमें देखने आने वाले हैं। मीना की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो पूछती है, कौन देखने आने वाला है? लेकिन मैडलिन उसे चुप रहने का इशारा करती है। तभी बाहर से इतनी डरावनी और अजीब आवाजें आने लगती हैं कि मीना की रूह कांप जाती है। मीना खौफ से कांपते हुए कियारा से पूछती है कि बाहर ये कैसी आवाजें हैं? कियारा की आंखों में भी डर साफ झलक रहा था। वो फुसफुसाते हुए बताती है कि हम उन्हें वॉचर्स कहते हैं। वे इस शीशे के दूसरी तरफ खड़े हैं।
वे हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं देख सकते। हर रात सूरज ढलने के बाद वे अपने बिलों से बाहर आते हैं और पूरी रात हमें ऐसे ही घूरते रहते हैं जब तक कि सुबह का सूरज नहीं निकल आता। तभी शीशे के दूसरी तरफ से ऐसा शोर आता है जैसे कोई बहुत खुश होकर तालियां बजा रहा हो। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स आज बहुत खुश हैं क्योंकि उनके लिए एक नया खिलौना यानी तुम आ गई हो। मीना का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। ये किसी बुरे सपने जैसा था। वह बस चाहती थी कि किसी तरह सुबह हो और वह इस पागलपन से बाहर निकल जाए। पूरी रात वो लोग बुतों की तरह उस शीशे के सामने खड़े रहते हैं। बाहर कोई है जो उन्हें अपनी नजरों से चीर रहा है। आखिर ये वॉचर्स हैं कौन? किसी ने उन्हें नहीं देखा। बस उनकी खौफनाक मौजूदगी का एहसास ही इंसान को पागल करने के लिए काफी था। रात का वह भयानक सफर खत्म होता है और सुबह की रोशनी जंगल में फैल जाती है। मैडलिन बताती है कि वॉचर्स सिर्फ रात के अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं। दिन के वक्त हम इस जंगल में आजादी से घूम सकते हैं। मीना ने रात भर यही ठानी थी कि सुबह होते ही वह यहाँ से भाग निकलेगी, इसलिए बिना किसी की सुने वह फौरन जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। मैडलिन बाकी लोगों को उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मीना हार मानकर वापस ही आएगी। मैडलिन बस मीना को चेतावनी देती है कि इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर रात होने से पहले तुम इस कमरे में नहीं लौटी तो तुम्हारी मौत पक्की है। लेकिन मीना उसकी एक नहीं सुनती और अपने तोते को लेकर जंगल में आगे बढ़ जाती है। मीना सूरज की दिशा में लगातार चलती रहती है। उसे लगता है कि अगर वह एक ही दिशा में चलती रही तो शायद इस जंगल का अंत आ जाए। कुछ दूर जाने पर उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला मनहूस बोर्ड फिर दिखाई देता है। वह अंदर से टूट रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घंटों के सफर के बाद अचानक जंगल खत्म होता है और वह एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाती है। लेकिन जब वह नीचे देखती है तो उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। वहां मीलों दूर तक बस घने पेड़ों का समंदर था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह मायूस होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ती है और रोने लगती है। तभी पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वह डर कर मुड़ती है तो देखती है कि वह मैडलिन थी। मैडलिन उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जिसने यह कोशिश की है। हम सबने भी यही किया था और हम सब हार कर वापस आ गए। चलो, मैं तुम्हें इस जंगल की सच्चाई दिखाती हूँ। मैडलिन उसे लेकर जंगल के किनारे तक जाती है और बताती है कि यह जंगल एक बहुत बड़ा शिकारी है और हम सब सिर्फ इसके जाल में फंसे शिकार हैं। जिंदा रहना है तो हमारे साथ नियमों का पालन करना होगा। मैडलिन उसे दिखाती है कि पूरे जंगल में एक गोल घेरे में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड लगे हैं। ये बोर्ड हमारे सेफ रूम से आधे दिन की दूरी पर है। अगर तुम इस घेरे को पार करोगी तो कभी रात होने से पहले वापस नहीं लौट पाओगी, इसलिए इन्हें पार करने की गलती कभी मत करना। मीना हैरान होकर पूछती है कि यह जगह, यह कमरा किसने बनाया है। मैडलिन बताती है कि यह सब एक प्रोफेसर ने बनाया था, लेकिन आज तक उसे किसी ने देखा नहीं है। सूरज ढलने लगता है और वे वापस उस खौफनाक कमरे में लौट आते हैं। रात होते ही वॉचर्स फिर से शीशे के पार आ जाते हैं। आज कियारा शीशे के सामने डांस करती है। वह बताती है कि वॉचर्स को यह सब देखना बहुत पसंद है। इंसान उनके लिए सिर्फ एक मनोरंजन का साधन थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें पूरी रात बस खड़ा ही रहना था, लेकिन एक बहुत सख्त नियम था। कोई भी वॉचर्स की तरफ अपनी पीठ नहीं कर सकता था। ऐसा करने पर वे भड़क जाते थे। दिन गुजरने लगते हैं। दिन के वक्त यह लोग जंगल में शिकार करते और अपना पेट भरते। एक दिन मीना और कियारा शिकार पर निकलती हैं। मीना के मन में सवालों का तूफान था। वो पूछती है कि आखिर ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या हैं। कियारा बताती है कि मैडलिन कहती है वे हमें ऑब्जर्व करते हैं, हमारे तौर तरीके सीखते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान ने वॉचर्स को अपनी आंखों से देख लिया तो वह पागल हो जाता है, क्योंकि वे बहुत ही खौफनाक दिखते हैं। बातों बातों में कियारा मीना को जमीन में बना एक गहरा गड्ढा दिखाती है। वह बताती है कि इस जंगल में ऐसे बहुत से गड्ढे हैं। दिन के उजाले में वॉचर्स इन्हीं गड्ढों के अंदर छुपकर रहते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से उनकी स्किन जलने लगती है। कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बताती है कि 5 महीने पहले वह अपने पति के साथ इस जंगल में फंसी थी। 6 दिन पहले उसका पति रास्ता ढूंढने के लिए निकला था और अब तक नहीं लौटा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका पति वापस आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि फिल्म की शुरुआत में जिस आदमी को बेरहमी से मार दिया गया था वह कियारा का पति ही था। जंगल से वापस आने के बाद मैडलिन मीना को जिंदा रहने के 3 सबसे अहम नियम बताती है। पहला, रात के वक्त घर का दरवाजा किसी भी कीमत पर नहीं खोलना। दूसरा, रात में कभी भी शीशे की तरफ अपनी पीठ नहीं करना। और तीसरा, दिन के वक्त उन गड्ढों के पास बिल्कुल नहीं जाना और हमेशा रोशनी में रहना। मैडलिन कहती है जब तक तुम ये नियम मानोगी मौत तुम्हें नहीं छू पाएगी। लेकिन मीना जैसी आजाद सोच वाली लड़की को यह सब किसी पागलपन की तरह लग रहा था। उसे मैडलिन की बातों पर यकीन नहीं था। उसी रात मीना वॉचर्स की असलियत जानने का फैसला करती है। जब सब सो रहे होते हैं वह चुपके से शीशे के पास जाती है और कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि मैडलिन उन्हें झूठ बोलकर डरा रही है। बगावत पर उतरते हुए मीना जानबूझकर अपनी पीठ शीशे की तरफ कर लेती है और सो जाती है, लेकिन उसकी यह एक छोटी सी गलती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। मीना के ऐसा करते ही वॉचर्स गुस्से से पागल हो जाते हैं। वे इतनी जोर जोर से शीशे पर हमला करने लगते हैं कि पूरा कमरा कांपने लगता है। उस भयानक शोर से मैडलिन की आंख खुल जाती है। वह समझ जाती है कि मीना ने क्या किया है। वह दौड़कर मीना को खींचती है और फौरन शीशे की तरफ सीधा खड़ा कर देती है। वॉचर्स को इंसान द्वारा पीठ दिखाना अपनी बेइज्जती लगता था। बहुत मिन्नतों के बाद कहीं जाकर वॉचर्स का गुस्सा शांत होता है और वे वहां से जाते हैं। मीना की जान हलक में अटक गई थी। अगली सुबह मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है।
वह डेनियल के दिमाग में शक का बीज बोती है और पूछती है कि क्या तुमने कभी अपनी आंखों से किसी वॉचर को देखा है। डेनियल मना करता है। मीना कहती है कि मुझे लगता है ये सब मैडलिन का बुना हुआ जाल है, हमें जाकर उन गड्ढों को चेक करना चाहिए, हो सकता है वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। डेनियल भी इस कैद से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए वह मीना का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों एक गड्ढे के पास पहुंचते हैं। मीना अपनी कमर में रस्सी बांधती है और डेनियल उसे धीरे धीरे उस अंधेरे और बदबूदार गड्ढे के अंदर उतारने लगता है। गड्ढे के अंदर का नजारा किसी कब्रगाह से कम नहीं था। वहां बहुत सारा इंसानी सामान बिखरा पड़ा था, बैग, कपड़े, कैमरे, साइकिल। ये उन बदनसीब लोगों का सामान था जो वॉचर्स का शिकार बन चुके थे। मीना जल्दी जल्दी सारा काम का सामान इकट्ठा करती है। डेनियल रस्सी के सहारे वह सारा सामान ऊपर खींच लेता है। अब मीना के बाहर आने की बारी थी, लेकिन तभी अचानक गड्ढे के अंदर किसी के रेंगने की डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अंधेरे में से कुछ उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। मीना खौफ से चिल्लाती है और डेनियल से रस्सी फेंकने को कहती है। इससे पहले कि डेनियल उसे खींच पाता, अंधेरे में से एक वॉचर का खौफनाक और लंबा हाथ मीना को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। मीना की चीख निकल जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से गड्ढे में ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही थी। जैसे ही वॉचर का हाथ उस रोशनी पर पड़ा, उसकी चमड़ी जलने लगी और वह दर्द से पीछे हट गया। उसी पल डेनियल मीना को खींचकर बाहर निकाल लेता है। मीना बुरी तरह कांप रही थी, उसने मौत को करीब से देखा था। वे दोनों सारा सामान लेकर चुपके से सेफ हाउस पहुंचते हैं। मैडलिन वह सारा सामान देखकर आग बबूला हो जाती है। वह समझ जाती है कि इन्होंने गड्ढे में जाने की जरूरत की है। मीना और डेनियल बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें गड्ढे से एक वीडियो कैमरा मिला था। डेनियल अपनी इंजीनियरिंग का दिमाग लगाकर उस कैमरे को कमरे के बाहर लगा देता है और उसे अंदर रखे एक पुराने टीवी से जोड़ देता है। अब वे रात के वक्त वॉचर्स को टीवी स्क्रीन पर देख सकते थे। मैडलिन बार बार उन्हें यह पागलपन करने से रोकती है, लेकिन वे किसी की नहीं सुनते। रात का अंधेरा छाने लगता है। सभी टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे थे कि आज वे वॉचर्स का असली चेहरा देखेंगे, लेकिन आज कुछ बहुत ही खौफनाक होने वाला था। काफी रात बीत जाने के बाद भी टीवी स्क्रीन पर कोई हलचल नहीं हुई। तभी अचानक सन्नाटे को चीरते हुए उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई बाहर से दरवाजा खटखटा रहा था। सब बुरी तरह डर जाते हैं। वे टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो कैमरे में सिर्फ 2 इंसानी पैर दिखाई दे रहे थे। बाहर खड़ा शख्स जोर जोर से रोते हुए दरवाजा खोलने की भीख मांग रहा था। वह आवाज हुबहू कियारा के पति की थी। कियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है कि उसका पति जिंदा लौट आया है। वह पागलों की तरह दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती है, लेकिन मैडलिन उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मैडलिन चिल्लाकर कहती है कि यह एक छलावा है। रात के इस अंधेरे में कोई भी इंसान जिंदा इस कमरे तक नहीं पहुंच सकता। वह तुम्हारा पति नहीं, बल्कि कोई वॉचर है जो उसकी आवाज निकाल रहा है। कियारा को यकीन नहीं होता। तब मैडलिन कहती है कि अगर वह तुम्हारा पति है तो उसका इम्तिहान लो, उससे कुछ ऐसा पूछो जो सिर्फ तुम दोनों जानते हो। कियारा रोते हुए दरवाजे के पास जाती है और बाहर खड़े शख्स से एक खास किताब के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। एकदम सन्नाटा छा जाता है। अब सबको समझ आ चुका था कि बाहर कोई इंसान नहीं, मौत खड़ी है। ये वॉचर्स की एक भयानक खासियत थी कि वे इंसानों की आवाज और रूप की नकल कर सकते थे। जब दरवाजा नहीं खुला तो बाहर खड़े वॉचर को गुस्सा आ गया और उसने एक ही झटके में कैमरे को तोड़ दिया। टीवी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। वॉचर्स का गुस्सा इतना भयंकर था कि वे पूरी ताकत से शीशे पर प्रहार करने लगते हैं। शीशे में दरारें आ जाती हैं। अगर शीशा टूटा तो सबकी मौत तय थी। मैडलिन फौरन सबको कतार में शीशे के सामने खड़ा करती है। उनकी इस आज्ञाकारिता को देखकर वॉचर्स शांत होते हैं और वापस अंधेरे में लौट जाते हैं। अगली सुबह मैडलिन गुस्से में गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान वापस उसी गड्ढे में फेंक आती है ताकि वॉचर्स को शांत किया जा सके। लेकिन इन घटनाओं का डेनियल के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। वह धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। उसे हर छोटी बात पर भयंकर गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ कियारा पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी कि उसका पति जिंदा है। इस निराशा में वह फैसला करती है कि वह जाकर वॉचर्स के गड्ढे में कूदकर अपनी जान दे देगी। वह ऐसा करने ही वाली होती है कि मीना उसे बचा लेती है और उसे समझाती है। इसी बीच डेनियल का पागलपन अपनी हदें पार कर देता है। वह अचानक मैडलिन पर हमला कर देता है और उसे घसीटकर जंगल में एक पेड़ से बांध देता है। डेनियल चिल्लाते हुए कहता है कि अब मैं इस बुढ़िया के किसी भी नियम को नहीं मानूंगा। अब यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलेगी। सूरज तेजी से ढल रहा था। रात का खौफनाक पहर शुरू होने वाला था। डेनियल दौड़कर कमरे में जाता है और कियारा को भी अंदर खींच लेता है। इसके बाद वह अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। मीना दौड़कर पेड़ के पास जाती है और मैडलिन की रस्सियां खोलने लगती हैं, लेकिन जब तक वे आजाद होकर कमरे तक पहुंचते, डेनियल ने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। मीना और मैडलिन बाहर खड़े होकर रोते हुए दरवाजा खोलने की भीख मांगते हैं, लेकिन डेनियल पत्थर दिल बन चुका था। बाहर घना अंधेरा छा चुका था। वॉचर्स के बिलों से बाहर आने की आवाजें गूंजने लगी थीं। अब उनके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। अपनी जान बचाने के लिए मीना और मैडलिन एक बड़े पेड़ की जड़ों के नीचे छुप जाते हैं। तभी उन्हें वॉचर्स के रेंगने और गुर्राने की आवाजें बिल्कुल करीब से आने लगती हैं। पहली बार हमें वॉचर्स की असली झलक दिखाई देती है। वे बहुत लंबे, बेहद पतले और किसी भयानक प्रेत की तरह दिख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। वे अपने गड्ढों से निकलकर सीधे कमरे की तरफ जाते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि मीना और मैडलिन वहां नहीं हैं, तो वे गुस्से से पागल हो जाते हैं और उन्हें खाने के लिए पूरे जंगल में पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। वॉचर्स को दूर जाता देख मीना और मैडलिन मौत को चकमा देकर फिर से दरवाजे के पास आते हैं और डेनियल के सामने रो रो कर गिड़गिड़ाने लगते हैं। इस बार शायद डेनियल के अंदर का इंसान जाग जाता है और वह जल्दी से दरवाजा खोल देता है। अंदर आते ही मैडलिन डेनियल पर बरस पड़ती है।
वह सबको शीशे के सामने खड़ा करती है और कहती है कि तुमने सारे नियम तोड़ दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वॉचर्स अब हमें जिंदा छोड़ेंगे। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें इन वॉचर्स की असली कहानी बताऊं। मैडलिन एक गहरी सांस लेती है और बताना शुरू करती है कि जब वह पहली बार यहाँ आई थी तो उसने शीशे के पार अपना ही हमशक्ल देखा था। एक वॉचर उसका रूप लेने की कोशिश कर रहा था। मीना पूछती है कि आखिर यह बलाएं हैं क्या। मैडलिन खुलासा करती है कि यह वॉचर्स असल में फेरीज हैं। हजारों साल पहले फेरीज पंखों वाले बेहद खूबसूरत और जादुई जीव हुआ करते थे जो इंसानों के साथ शांति से रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इंसानों को उनकी जादुई शक्तियों से डर लगने लगा। इंसानों ने लालच और खौफ में आकर फेरीज के खिलाफ जंग छेड़ दी। इंसानों की गिनती बहुत ज्यादा थी, इसलिए फेरीज हार गए। इंसानों ने बड़ी बेरहमी से इन फेरीज को जमीन के बहुत गहरे गड्ढों में कैद कर दिया और हमेशा के लिए अंधेरे में रहने का श्राप दे दिया। सदियां बीत गईं। जमीन के अंदर उस घुटन और अंधेरे में रहने की वजह से फेरीज ने अपनी सारी सुंदरता, अपने पंख और अपनी जादूगरी खो दी। अब वे भयानक और खूंखार वॉचर्स बन चुके थे जिनकी स्किन सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन उनके अंदर एक जादुई ताकत अब भी बाकी थी और वो थी किसी का भी रूप बदलने की ताकत। डेनियल हैरान होकर पूछता है कि अगर ऐसा है तो वे हर रात हमें इस तरह घूरते क्यों हैं? मैडलिन बताती है कि सदियों की कैद के बाद अब वे वापस इंसानों के बीच उस दुनिया में लौटना चाहते हैं, लेकिन अपने इस खौफनाक रूप में वे बाहर नहीं जा सकते। इसलिए वे हमें यहाँ कैद करके रखते हैं। वे रातों रात हमें देखते हैं, हमारे तौर तरीके, हमारी भाषा, हमारी भावनाएं सीखते हैं ताकि वे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इंसानों का रूप ले सकें और हमारी दुनिया में हमारे बीच छुप कर रह सकें। मैडलिन की यह कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर भयंकर शोर होता है। वॉचर्स लौट आए थे। जब उन्हें पता चलता है कि उनके शिकार वापस कमरे में छुप गए हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे पूरी ताकत से दरवाजे और दीवारों पर हमला करने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि आज यह कमरा टूट जाएगा और वे सब मारे जाएंगे। वे चारों मिलकर एक भारी टेबल को दरवाजे के सामने अड्डा देते हैं ताकि वॉचर्स अंदर ना आ सकें। टेबल को घसीटते वक्त फर्श पर बिछा हुआ कारपेट एक तरफ खिसक जाता है और तभी उनकी नजर कारपेट के नीचे बने एक भारी लोहे के दरवाजे पर पड़ती है। वह एक खुफिया दरवाजा था। वे जल्दी से उस दरवाजे को खोलते हैं और नीचे एक बहुत बड़े और सुरक्षित बंकर में कूद जाते हैं। उनके बंकर में घुसते ही ऊपर का कमरा वॉचर्स के हमले से चकनाचूर हो जाता है। ये बंकर देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। ये कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ कई सालों का राशन, अत्याधुनिक कंप्यूटर और जरूरत का हर सामान मौजूद था। यह जगह उस प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। मीना फौरन उस कंप्यूटर को चालू करती है। उसमें प्रोफेसर के कई सारे वीडियो लॉग्स मौजूद थे। वीडियो देखने पर पता चलता है कि प्रोफेसर मार्टिन एक साइको इंसान था जो इन वॉचर्स पर रिसर्च करना चाहता था। उसने यह बंकर खुद को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था। वह लालच देकर बेगुनाह इंसानों को इस जंगल में लाता था, उन्हें रात में ऊपर के कमरे में छोड़ देता था ताकि वॉचर्स उन्हें खाएं और वह खुद नीचे बैठकर उन पर अपनी रिसर्च करता रहे। अगले वीडियो में प्रोफेसर एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि अपनी रिसर्च के दौरान उसे एक ऐसी अजीब और खास फेरी मिली जो बाकी वॉचर्स से अलग थी। वह दिन के उजाले में भी बाहर आ सकती थी। प्रोफेसर ने उस फेरी को पकड़ लिया। उस फेरी ने एक छोटी सी बच्ची का इतना परफेक्ट रूप ले लिया था कि कोई इंसान उसे पहचान नहीं सकता था। प्रोफेसर ने उस फेरी को अपने इसी बंकर में एक पिंजरे में कैद कर रखा था और उस पर भयानक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मीना कांपते हाथों से सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है। उस वीडियो में प्रोफेसर बहुत डरा हुआ था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। वह खुद को और उस फेरी को मारने वाला है, लेकिन मरने से पहले वह इस जंगल से निकलने का एक राज बताता है। वह कहता है कि शाम के वक्त जंगल के सारे परिंदे जिस दिशा में उड़कर जाते हैं, अगर कोई इंसान उसी दिशा में लगातार भागता रहे तो वह इस शापित जंगल से बाहर निकल सकता है। प्रोफेसर यह भी कहता है कि अगर कोई यहाँ से बच निकले तो मेरी यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च को आग लगा देना ताकि दुनिया को कभी इन क्रिएचर्स के बारे में पता ना चले। इसके बाद वीडियो में 2 गोलियों की आवाज आती है। प्रोफेसर ने पहले उस फेरी को मारा और फिर खुद की जान ले ली। ये वीडियो देखकर उनके अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। अगली सुबह वे बंकर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं। ऊपर का सेफ हाउस पूरी तरह मलबे में बदल चुका था। आज रात छुपने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी, जिसका मतलब था कि आज उन्हें हर हाल में इस जंगल से भागना होगा, वरना मौत तय है। लेकिन शाम होने का इंतजार करना भी खतरे से खाली नहीं था। तभी मीना को एक आइडिया आता है। वह अपने साथ लाए हुए उस तोते को पिंजरे से आजाद कर देती है। पक्षियों का अपना एक प्राकृतिक कंपास होता है। तोता जैसे ही उड़कर एक खास दिशा में जाने लगता है, वे चारों बिना वक्त बर्बाद किए उसी दिशा में पागलों की तरह भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें प्रोफेसर की बनाई हुई एक कब्र मिलती है, जो इस बात का सबूत थी कि इंसान और फेरीज कभी एक साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने ही उन्हें धोखा दिया। घंटों भागने के बाद वे जंगल के किनारे एक बड़ी नदी के पास पहुंचते हैं। वहां किनारे पर प्रोफेसर की एक पुरानी मोटर बोट बंधी हुई थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आजादी बस कुछ ही कदम दूर थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा छाने लगा था। वे जल्दी से बोट में बैठते हैं, लेकिन तभी पीछे जंगल से एक आवाज आती है। वह कियारा का पति था। वह खून से लथपथ मदद के लिए चीख रहा था। सब बोट में बैठ चुके थे, लेकिन डैनियल उसे बचाने के लिए बोट से उतरकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। डैनियल उसे खींचकर बोट की तरफ लाने ही वाला होता है कि तभी एक खौफनाक वाकया होता है। बोट में बैठे लोग साफ देखते हैं कि वह आदमी कियारा का पति नहीं, बल्कि एक वॉचर है जिसने पलक झपकते ही डैनियल का रूप ले लिया। डैनियल कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस वॉचर ने बेरहमी से डैनियल को मार डाला। मीना और बाकी दोनों की चीख निकल जाती है, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वॉचर्स पानी को पार नहीं कर सकते थे, इसलिए वे फौरन बोट स्टार्ट करते हैं और उस नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकल आते हैं। नदी पार करके वे शहर पहुंच जाते हैं।
यहाँ से तीनों अपनी अपनी जिंदगी में अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद मीना प्रोफेसर मार्टिन के आखिरी शब्दों को याद करके उनकी यूनिवर्सिटी पहुंचती है ताकि उनके रिसर्च डेटा को हमेशा के लिए नष्ट कर सके। लेकिन प्रोफेसर के ऑफिस में मीना को एक ऐसा सच पता चलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वहां रखे एक पुराने टेप रिकॉर्डर से पता चलता है कि हजारों साल पहले जब इंसान और फेरीज साथ रहते थे तो उनके बीच शादियां भी हुआ करती थीं। उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें हाफलिंग्स कहा जाता था, जिनमें आधे इंसान और आधे फेरी के गुण होते थे। इन हाफलिंग्स में रूप बदलने की ऐसी जादुई ताकत थी कि ये मरे हुए इंसानों का रूप भी इतनी सफाई से ले सकते थे कि कोई उन्हें पहचान ना सके। प्रोफेसर को शक था कि जब फेरीज को गड्ढों में कैद किया गया था तब कई हाफलिंग्स इंसानों का रूप लेकर हमारी ही दुनिया में घुल मिल गए और आज भी हमारे बीच रह रहे हैं। ऑफिस में फाइलों की छानबीन करते हुए मीना के हाथ कुछ पुरानी तस्वीरें लगती हैं। उन तस्वीरों को देखते ही मीना की सांसें रुक जाती हैं। तस्वीरों में प्रोफेसर मार्टिन के साथ जो उनकी पत्नी खड़ी थी वह कोई और नहीं बल्कि हूबहू मैडलिन थी। मीना का दिमाग सुन्न हो जाता है। अगर मैडलिन प्रोफेसर की पत्नी थी तो उसने जंगल में यह बात क्यों छुपाई? मीना तुरंत और रिसर्च करती है, जिससे पता चलता है कि प्रोफेसर की पत्नी मैडलिन की तो सालों पहले कैंसर से मौत हो चुकी थी। तो फिर जंगल में उनके साथ वह बूढ़ी औरत कौन थी? इस भयंकर सच का बोझ लिए मीना फौरन कियारा के घर पहुंचती है और उसे सब कुछ बता देती है। मीना कहती है कि जंगल में हमारे साथ जो मैडलिन थी वह असल में कोई इंसान नहीं बल्कि एक हाफलिंग फेरी थी। वह वही फेरी थी जिसे प्रोफेसर ने जंगल से पकड़ा था। प्रोफेसर अपनी मरी हुई पत्नी को वापस पाना चाहता था, इसलिए उसने उस फेरी को अपनी पत्नी मैडलिन का परफेक्ट रूप लेने पर मजबूर किया। वह हाफलिंग थी, इसीलिए वह दिन के उजाले में भी बाहर आ सकती थी। मीना घबराते हुए कहती है कि मैंने असली मैडलिन यानी उस फेरी को इस पते पर मिलने के लिए बुला लिया है। हमें किसी तरह उसे वापस उस जंगल में भेजना होगा, वरना वह बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से जो शख्स बाहर निकलता है उसे देखकर मीना की आंखों में खौफ छा जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि कियारा थी। मीना झटके से पीछे मुड़कर देखती है। अगर बाहर असली कियारा है तो घर के अंदर उसके साथ कौन है? पलक झपकते ही मीना के सामने खड़ी वह लड़की अचानक कियारा के पति के खौफनाक रूप में बदल जाती है और बाहर से आई असली कियारा को बेहोश कर देती है। मीना डर के मारे पीछे हटती है। वह कोई और नहीं बल्कि वही हाफलिंग फेरी थी जिसने इतने दिनों से मैडलिन का रूप ले रखा था और अब वह कियारा बन गई थी। मीना कांपते हुए पूछती है, तुम आखिर चाहती क्या हो? उस फेरी की आंखों में सदियों का गुस्सा और नफरत नजर आती है। वह फुसफुसाते हुए कहती है, मैं उन वॉचर्स से अलग थी। वे मुझे नफरत करते थे। मैं बस उस जंगल से बाहर आना चाहती थी। प्रोफेसर ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ अपनी पत्नी का रूप दिया और फिर मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह मुझे मारता मैंने उसे ही मौत के घाट उतार दिया। तुम इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं रहे। अब तुमने मेरा सच जान लिया है, इसलिए मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा रूप ले लूंगी और हमेशा के लिए इस इंसानी दुनिया में छुप जाऊंगी। यह कहते हुए वह फेरी मीना का ही रूप ले लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे मीना आईने के सामने खड़ी हो। वह फेरी आगे बढ़ती है और मीना का गला पूरी ताकत से दबाने लगती है। मीना की सांसें उखड़ने लगती हैं। मौत उसके सामने खड़ी थी, लेकिन आखिरी पल में मीना अपनी पूरी ताकत जुटाकर उस फेरी से कहती है, रुक जाओ। क्या तुम्हें पता है कि तुम दिन में बाहर क्यों निकल पाती हो? तुम कोई आम फेरी नहीं हो, तुम एक हाफलिंग हो। तुम्हारे अंदर इंसानों का भी खून है। तुम दुनिया में अकेली नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी बहुत से हाफलिंग्स हैं जो इंसानों के रूप में हमारी दुनिया में रह रहे हैं। तुम खुद को अकेला मत समझो। मीना की इन बातों का उस फेरी पर कोई गहरा जादुई असर होता है। उसका गुस्सा अचानक शांत होने लगता है। उसके शरीर में एक तेज कंपन होती है और वह मीना का रूप छोड़कर अपने असली खौफनाक और जादुई फेरी के रूप में आ जाती है। उसके शरीर से विशाल और अजीबोगरीब पंख निकल आते हैं। वह मीना को आखिरी बार घूरती है और फिर खिड़की से बाहर आसमान की तरफ उड़ जाती है। इसके कुछ हफ्तों बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगती है। मीना अब अपनी बहन के साथ रहने लगी है। वह अपनी बहन से अपना डर शेयर करती है कि उसे आज भी लगता है कि वो फेरी किसी न किसी रूप में उस पर नजर रखे हुए है। उसकी बहन उसे समझाती है कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन कहानी का अंत हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मीना के घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। उसकी आंखें सीधे मीना की खिड़की पर टिकी हैं। वह कोई आम बच्ची नहीं बल्कि वही रूप बदलने वाली फेरी थी जिसने अब एक मासूम बच्ची का रूप ले लिया था और वह अब भी मीना को देख रही थी। और इसी खौफनाक सस्पेंस के साथ ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी हमेशा के लिए हमारे जहन में एक अनसुलझा सवाल छोड़कर खत्म हो जाती है। क्या हमारे आसपास भी कोई ऐसा रूप बदलने वाला मौजूद है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।